गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ कल हमने देखा था कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था चार्ज कैसे डेवलप होता है, क्या कारण होता है। हमने ये सब चीज़ें बेसिक पढ़ी थी पीछे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। हम देखेंगे आज जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो हमें टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट हमें कवर करना है कूलॉम्स लॉ। दूसरा हम इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमें देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने पीछे जो पढ़ा है, हमने पढ़ा चार्ज कर्व फंक्शन ये सब ना। तो हम आज पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी टॉपिक को। वो हम देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमारे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है एडिटिविटी, दूसरी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड वन होती है मेरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मेरे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। ये एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये सब जानते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, या हम कह सकते हैं जब whenever we rub two body, one body lose electron and one body gain electron, and they attain a polarity of positive and negative. In that whole process, the energy is transferred from one body to second body. इसी चीज को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है, जैसे हम जानते हैं जो भी हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो मेरे क्या है, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसको मैं बोल देता हूं क्या, फोटोन। ठीक है, जो मेरी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो क्या होती है, कुछ इस तरह से छोटे छोटे फोटोन्स में ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। इसकी जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम ये चीज देखने को मिली है, ये जो फोटॉन्स हैं, ये ऐसा नहीं कि आधा है नहीं, देखा आपने, नहीं आधा दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम इसी से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन को बनाएंगे। इट इज an integral multiplication of basic unit of charge। ठीक है, हमने ऐसे क्या देखा, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे जो Q है, ये मेरा क्या है, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, प्लस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस होल प्रोसेस में, और ये मेरा क्या है, कितना जो बेसिक मेरी यूनिट होती है वो, इसको बोलते हैं क्या, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये मेरा क्या है, नंबर्स है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 में कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 टू इंफिनिटी। या मैं इसको बोल सकता हूं जो n है मेरा क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमसे एक चीज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि why we ignore quantization of charge at microscopic level। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है why we ignore
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। हमसे क्वेश्चन पूछने आता है तो हम इसका जवाब देंगे क्या, हम जानते हैं जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये हमारा जो बेसिक एलिमेंट्री जो चार्ज होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। ठीक है, अगर ये मेरा बहुत ज्यादा छोटा है तो मेरी जो वैल्यू होगी एन की जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, वेरी हाई। दैट्स व्हाई वी नो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। एक जो क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का वो कुछ इस तरह से है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको देखिए। या इसमें कुछ और एग्जाम क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक पानी के गिलास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन होते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम ये जानते हैं अगर हमारे पास कप आए तब हम यूज करते हैं 250 ग्राम। अगर मेरे पास जार आए तब यूज करते हैं हम 500 ग्राम। या मेरे पास कैपेसिटी आए, जो भी आए वो हम यूज करते हैं उधर। तो हम जानते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो होता है मेरा Q इज इक्वल टू एन ई। दूसरी बात, अब मैं ये जानता हूं कि जो मेरा H2 है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन कितने हैं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे, इसके टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन है इसके पास। या जो मेरा H2 है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा निकल करके, वो 18 ग्राम आता है निकल के। कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, 2 मॉलिक्यूल है, प्लस ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, तो ये टोटल निकल के कितना आता है 18। तो हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप, कप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले तो ये देखेंगे। ठीक है, तो मैं एवोगैड्रो नंबर ठीक है इनटू में क्या होता है फॉर्मूला, मास मोलर मास अपॉन में मोलर मास। यही फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आएंगे केमिस्ट्री में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनटू मास कितना दिया है इसका 250 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका 18। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैलकुलेट करने पर क्या वैल्यू निकलेगी वो आप देखिए। इसे कैलकुलेट करने पे इसे कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं देखूंगा 8.36 इंटू 10 की पावर 24 बनेगी। ठीक है, ये मेरा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। और मैं ये चीज देखना चाह रहा हूं तो वाटर के अंदर H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं इसका 10 का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब मेरे पास ये आंसर निकल के आएगा 8.36 इंटू 10 की पावर 25। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू मैं जानता हूं क्या होता है एन ई होता है। अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने हैं। मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहां पर 8.36 इंटू 10 की पावर 25। अब मैं जानता हूं जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब मैं इसका टोटल चार्ज निकालूंगा
टोटल में चार्ज जब निकालूंगा तो मेरे पास निकल करके आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। इसको सोल्व करने में मेरा इतना निकल करके आ जाएगा ये, सॉरी 1.33 जो मेरा सोल्व करने पे आएगा ये निकल के आएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। ये है बोर्ड में आता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी का है, देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है। एक बोर्ड में ये भी क्वेश्चन मिलता है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया जाता है अट्रैक्शन कब शो करेगा और रिपल्सन कब शो करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन कब शो करेगा, जब Q1 इज इक्वल टू क्या हो माइनस का Q2, ठीक है। ये रिपल्सन कब शो करेगा, जब Q1 इज इक्वल टू क्या हो Q2, ठीक है। ये रिपल्सन करेगा, ये अट्रैक्शन शो करेगा, ये ही पूछ लिया आता है कभी कभार बोर्ड के अंदर। आपको एक इक्वेशन बना करके दे दी जाएगी कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, देन सो अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो आप देखेंगे तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, तो ये मेरे को पता है Q1 और Q2 दोनों क्या है, बराबर है, दोनों ही क्या है, लाइक चार्ज है। और जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिपल्सन। सेम अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस के अंदर क्या था, Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इक्वल 0 है, तो मेरे पास जो कंडीशन निकल के आएगी, ये निकल के आएगी अनलाइक चार्ज की। और इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है हमेशा, ये कभी कभार आ जाता है, सॉरी। तो हम अपना अगला टॉपिक उठाते हैं, वो है कूलम्ब्स लॉ। वैसे आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इन्होंने क्या कहा, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 and separated by a distance r मीटर। माना इन्होंने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2 और उनको कुछ दूरी पर रख दिया, r मीटर की दूरी मान लिया, ठीक है। अब ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रोड्यूस बाय देम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अपनी बात को, जो ये चार्जेस हैं, ये Q1 और Q2 जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। He said that the product of charges is directly proportional to the force and the square of distance is inversely proportional to the force. When we add these two equations, we found that force is directly proportional to charges and inversely proportional to square. When we remove this force constant, we say this is force constant K, where K is equal to 1 upon 4 by epsilon naught, where epsilon is the permittivity of free space then the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught, which is equal to 10 to 10 की पावर -7 कूलम, कूलम नहीं न्यूटन, ठीक है। ये इतनी फोर्स होती है। अगर मैं बात करूं परमिटिविटी की, इसकी जो यूनिट होती है K की, वो मेरी होती है न्यूटन मीटर
पर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। अब परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 8.85 इंटू 10 की पावर 9। इसकी जो यूनिट होती है परमिटिविटी की वो होती है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है परमिटिविटी की, ये यूनिट होती है इसकी। और हम जानते हैं फोर्स की जो यूनिट होती है वो मेरी क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। यहां से जो मेरी फोर्स की यूनिट निकल के आती है वो मेरी निकल के आती है न्यूटन, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ये कूलम्ब का लॉ था, इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी थी, इस लॉ की कुछ जो लिमिटेशंस थी देख चुके हैं। और आगे हम देखते हैं कि ये जो है कूलम्ब लॉ के दो लिमिटेशंस हैं। ये लॉ फेल हो जाता है, लिमिटेशंस है इसके व्हेन जो आर की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है चार्ज का, वो बहुत कम हो या जो डिस्टेंस है वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए। इन दोनों केसेस में ये लॉ फेल हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन ले लीजिए, फाइंड फोर्स व्हेन Q1 is equal to 1 coulomb and Q2 is equal to 2 coulomb and R is equal to में 6 into 10 की पावर माइनस का 16 मीटर। फाइंड फोर्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उसे करने में लग जाएंगे, जबकि हम जानते हैं कि लॉ वैलिड कब तक है, जब 10 की जो पावर है वो कितनी हो, -15। अभी क्या है, पावर बहुत ज्यादा छोटी है, तो इस केस में फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी फोर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे क्या होती है। माना कि मेरे पास कोई फोर्स लग रही है, वो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दूसरी मेरी जो फोर्स है वो किसी मीडियम के अंदर लग रही है, यहां पे मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह m यूज करूंगा। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मेरे पास रेशियो जो निकल के आएगा वो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, EM अपॉन में E नॉट। मेरे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, EM अपॉन में E नॉट। इसी को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस चीज को हम देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है रिलेटिव परमिटिविटी पे, या हम देखते हैं कि क्वेश्चन बन किस तरह से जाता है। हम देखेंगे कि क्वेश्चन बनना है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन की जगह हमें ये पता होना चाहिए जो k की वैल्यू होती है वो एयर के लिए क्या होती है, 1 होती है। k की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 80 होती है। k की वैल्यू या लिख लीजिए वाटर, k की वैल्यू 6 हो जाती है माइका के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनना है हमारे पास, अगर फोर्स मेरी, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन, कब, जब फोर्स किसमें हो, मीडियम में हो। मीडियम क्या हो मेरा, एयर हो। व्हेन फोर्स मेरी किसमें हो, वाटर में हो। तो मैं इसको कैसे पता लगाऊंगा फोर्स को, तो मैंने अभी बताया आपको, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बताया था क्या, कि
रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू के एयर अपॉन के वाटर। एयर के अंदर क्या होता है 1, वाटर के अंदर कितना है 80। तो मेरे पास जो रेशियो निकल के आएगा इन दोनों की फोर्स का, वो मेरा क्या होगा 1/80। ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो आते हैं प्रीवियस पेपर में, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इस पर। ठीक है, ठीक है, देखिए अब गुलाम लॉ पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि फाइंड द फोर्स when 2 equal charges of 1.6 into 10 की पावर -2 कूलम and separated by a distance of 10 की पावर -2 मीटर। फाइंड द फोर्स, तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, पहले गिवन लिख ले लीजिए। गिवन क्या है, Q1 बराबर Q2 दे दिया है और विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -2 कूलम। मुझे डिस्टेंस दे दिया गया है 10 की पावर -2 मीटर। तो मैं जानता हूँ फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। K की वैल्यू क्या होती है मेरी, ये होती है K की वैल्यू इनटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या है 1.6 into 10 की पावर -2 Q1। Q2 की वैल्यू क्या है, सेम है -2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बोर्ड में जो आए गए हैं सवाल उनको करा दूंगा। देखिए